नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। पहला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम से के बारे में। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे सीरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और नई डिजीज, एक और नया वायरस जो है वो आउटब्रेक हुआ है, कहां पर, यूरोप में, इसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हरदीप सिंह मलिक के बारे में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के बारे में। ओके, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। ओके, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। क्या मैटर है, क्यों ये साइन किया गया है मेमोरेंडम? तो देखिए मेन जो मकसद है इस मेमोरेंडम के साइन करने का, वो है कन्वर्जेंस मॉडल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन द सिल्क सेक्टर। ठीक है, सिल्क सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री को बूस्ट कराना, यही मकसद है उनका। ओके, ये जो स्कीम है, ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है, जो कन्वर्जेंस हुआ है, ये जो है पार्ट है किसका, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, इसका एक पार्ट है। ओके, समझ में आई बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो कन्वर्जेंस हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मकसद क्या है, तो देखिए फार्मर्स को क्या करना है, हमें इंटेंसिवाइज करना है। ठीक है, इंटेंसिवाइज करेंगे तो किस सेक्टर में करना है, ताकि वो सीरीकल्चर को एडॉप्ट करें। ओके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करें वो लोग। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा और इंडिया का जो मेक फॉर द वर्ल्ड विजन है उसमें भी हेल्प होगी। ठीक है, ये एम है, इस मकसद इस कन्वर्जेंस का। इसके बारे में अगर हम बात करें और ज्यादा, तो देखिए हम क्या चाहते हैं, फास्टर रिटर्न्स टू ग्रोअर। यानी कि देखिए अभी क्या होता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा लॉस में जाता है, फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस होता है। ओके, क्या चाहते हैं हम, कमर्शियल क्रॉपिंग्स को थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं। सीरीकल्चर से क्या होता है ना, ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है फार्मर्स को अगर वो सिल्क का कल्टीवेशन करते हैं। तो पहला तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, फार्मर्स की जो इनकम है उसको जो डबल करने का हमारा टारगेट है वो पूरा होगा। ठीक है, पूरा नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि बूस्ट मिलेगा उस टारगेट को। ठीक है, उसके साथ साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो एक्ट करेगा टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री इन सिल्क सेक्टर। ठीक है, सेंट्रल सिल्क जो बोर्ड है ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पहला पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। उसके साथ साथ इसको कब फॉर्म किया गया था, तो 1948 में इसको फॉर्म किया गया था। ओके, और एक एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया था, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। चलिए उसके बाद इस इनिशिएटिव में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं कौन कौन से सीरीकल्चर होस्ट प्लांट को कल्टीवेट करने की बात की जा रही है। तो देखिए मलबेरी, असन, अर्जुना, सोम, सोलू, केसुरु, बड़ा केसुरु और पंठक, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिल्क को बना सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स को कल्टीवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस मैं आपको समझा चुका हूं, फार्मर की जो इनकम है वो बूस्ट होगी और 2022 तक जो हमारा टारगेट है डबलिंग करना, उसको भी एक कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के बारे में। देखिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 2016 से। ठीक है, लेकिन इस स्कीम की रिकमेंडेशन जो है 2014 में ही आ गई थी। 2 साल लग गया इस पूरी स्कीम को फॉर्मुलाइज करने में और उसके बाद इंप्लीमेंट कराने में। ठीक है, किसके द्वारा चलाई जा रही है ये स्कीम, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है कंट्री की फर्स्ट ऐसी स्कीम है जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई गई है फॉर वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस, जो लॉन्च की गई थी 2014 में, उसके बाद। ओके, चलिए ठीक है, देखिए यहां पर जो है स्टार्टिंग के टाइम पर जो फोकस किया गया था वो किया गया था ट्रांसपोर्ट ऑफ टिम्बर का। ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर इस स्कीम को आगे जाके 20 स्टेट्स और 22
यूटीज में इंप्लीमेंट कराया गया। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है एंडेमिक स्पीशीज के लिए और ट्रीज स्पेसिफिक दैट्स कम विद मेडिसिनल वैल्यू, इसको प्रमोट किया जा रहा है। ऐसी स्पीशीज जो कि एंडेमिक हैं या फिर मेडिसिनल पर्पस है उनका, उनको बूस्ट किया जाता है। ठीक है ना, एक चीज एग्जॉटिक स्पीशीज को प्रमोट नहीं किया जाता इस स्कीम के तहत, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपके जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या एग्जॉटिक स्पीशीज को प्रमोट किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, एंडेमिक स्पीशीज को किया जाता है। ओके, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी स्पीशीज हुई तो वो सिर्फ कर्नाटका स्टेट में ही ग्रो होगी और उसके अलावा किसी और स्टेट में वो नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी और कोने में वो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मकसद है इस पूरे मिशन का, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम? ठीक है, तो देखिए, प्लांट मल्टी पर्पस ट्रीज को ग्रो करना, ऐसी ट्रीज को ग्रो करना क्रॉप्स के साथ, क्रॉप्स को भी ग्रो करना, उसके साथ साथ ट्रीज को भी ग्रो करना, ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट और जो एडिशनल इनकम है फार्मर्स की वो हो सके। ठीक है, फंडिंग की अगर हम बात करें तो 60-40 रेशियो चलता है। 60% गवर्नमेंट फंड करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल स्टेट्स में। बाकी के जो आपके हिली स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहां पर 90-10 का रेशियो चलता है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी की जो यूटीज हैं आपकी, वहां पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है। कौन बेनिफिशियरीज होने वाले हैं? तो देखिए, बाकी के आपको कोई पॉइंट याद रहे ना रहे चल जाएगा, लेकिन एक पॉइंट जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि फार्मर्स के पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, अगर उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, बाकी बेसिक सी बातें हैं। ऐसे मेन फोकस जो है स्मॉल एंड मार्जिनाइज्ड फार्मर्स के लिए किया जाएगा। 50% जो एलोकेशन होगा फंड का वो ऐसे ही फार्मर्स को जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो बचा 30% है उसमें वुमेन बेनिफिशियरी, जो वुमेन फार्मर्स होते हैं उनको जाएगा। उसके बाद फिर 16 और 8% जो है वो बाकी की जो ST-SC पॉपुलेशन है उनको दिया जाएगा। ठीक है, बेसिक सी बातें याद रखिएगा। चलिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? तो देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, आप इस डायग्राम को देखिए आप। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने कोई भी नॉर्मल क्रॉप जो है मैं उसको ग्रो कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैंने क्या किया, ये जो ट्रीज हैं उनको भी मैंने ग्रो किया। ठीक है ना, तो जो क्रॉप मेरी प्रोड्यूस होगी वो तो बढ़िया ही होगा, उसके साथ साथ ये जो ट्रीज होंगी ना उनसे भी मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, यहां पर हम क्या करते हैं, लैंड को यूज करते हैं विच इंटीग्रेट ट्री एंड श्रब्स ऑन फार्म लैंड एंड रूरल लैंडस्केप टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से। यहां पर फोटो लगी हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, ये अवार्ड किसको दिया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्यों दिया गया इन्हें ये अवार्ड, तो जो कमिटमेंट रहा है प्राइम मिनिस्टर का किस चीज के लिए, इंडिया की लीडरशिप के लिए टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसी कारण उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ओके, उसके साथ साथ उन्होंने सेरावीक की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी एड्रेस किया था और वहां पर उन्होंने बताया था कि इंडिया की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो अवार्ड है वो 2016 में इंस्टीट्यूट में लाया गया था, यानी कि तब से इसको देना स्टार्ट किया गया। किन लोगों को दिया जाता है, तो कमिटमेंट ऑफ लीडर्स ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इस सेक्टर में लीडर्स को दिया जाता है। ओके, उसके बाद फिर ये जो एजेंसी है जो ये अवार्ड देती है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, ये जो है ये यूएसए की एजेंसी है। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा इसका। ओके, कब फाउंड की गई थी ये एजेंसी, तो 1983 में इसको फाउंड किया गया था डैनियल यर्जिन के द्वारा। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, तो ह्यूस्टन में लोकेटेड है। ओके, बाकी बेसिक सी बात है। थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट चार्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। चलिए
अब देखिए यहां पर कुछ स्कीम्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो एड्रेस दिया है उन्होंने उस एड्रेस में स्कीम को उन्होंने जिक्र किया था। तो इन स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके, इनमें से कुछ स्कीम्स को हम एटलीस्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है ना, खुद से इन स्कीम को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में, ठीक है ना। पीएम कुसुम के बारे में हमने डिस्कस किया है, हमारी जो स्कीम की जो सीरीज है उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। भारत 6 एमिशन नॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। गिव इट अब सब्सिडी मूवमेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। सतत इनिशिएटिव के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है अपने लेक्चर्स में, बट स्टिल आपको इसको खुद से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन आता रहता है न्यूज में, स्कीम में भी जो स्कीम वाला लेक्चर सीरीज है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। यहां पर हमने एक बहुत फेमस देखी थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये इनिशिएटिव को हमने यहां पर देखा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने वहां पर डिस्कस किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की तरफ, इसे भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और टॉक्ड ऑफ महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, इसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी स्पीच में कुछ बातें बोली हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक नया वायरस आउटब्रेक हुआ है यूरोप में, इसके बारे में क्या नाम है, इक्वीन हर्पीज वायरस, ठीक है ना। एक अच्छी बात तो नहीं बोलूंगा मैं, एक सेटिस्फैक्टरी बात है कि ये ह्यूमन में नहीं फैल रही है अभी, ठीक है ना। कहा किस में स्प्रेड हो रही है, तो जो हॉर्सेस होते हैं हमारे उनमें ये डिजीज स्प्रेड हो रही है, ठीक है। चलिए आउटब्रेक हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज ने इस वायरस का आउटब्रेक देखा है, तो स्पेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी, इटली, स्वीडन और कतर, ये जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं ज्यादातर स्प्रेड इस वायरस का वहीं हुआ है और हॉर्सेस को ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। क्या होता है ये वायरस, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए ये एक कॉमन डीएनए वायरस है, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपको बता, अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए जो कोरोना वायरस है ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, ठीक है। डीएनए है या फिर आरएनए है, और अगर ये भी आप बता पाएंगे तो इसके बाद एक स्टेप और आगे जाइएगा और क्या कीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस बताइएगा। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क हो गया आपका आज का, ये पहला होमवर्क। उसके बाद फिर ये जो वायरस है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 ये इनके वायरसेस होते हैं, ठीक है ना। क्या हेल्थ रिस्क होता है, तो देखिए जो हॉर्सेस होता है उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, अबॉर्शन हो जाता है और न्यूनेटल डेथ हो जाती है। यानी कि क्या मतलब होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है यानी कि जब प्रेगनेंसी की स्टेज होती है उसी टाइम पर बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, पैरालिसिस हो सकता है, ओके। इसके कारण डेथ वगैरह भी हो जाती है हॉर्सेस की। स्प्रेड की अगर हम बात करें, ये डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, तो डायरेक्ट हॉर्स टू हॉर्स कॉन्टैक्ट जो है उससे डायरेक्ट स्प्रेड होती है, ठीक है। हमारे जो नेसल सिक्रीशंस है उसके थ्रू यानी कि रेस्पिरेटरी के थ्रू ये स्प्रेड हो सकती है, ओके। ट्रीटमेंट वगैरह की हम बात करें तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, हॉर्सेस को सबसे पहले तो आइसोलेशन में रखा जाता है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह का यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है हरदीप सिंह मलिक से, ओके। क्या कंटेस्ट है, देखिए रिसेंटली जो इंग्लैंड है वो क्या कर रहा है, उनकी इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 20th सेंचुरी के जो सिख पायलट थे, सिख फाइटर पायलट थे जिनका नाम था हरदीप सिंह मलिक, उनका एक मेमोरियल, उनको डेडिकेटेड एक मेमोरियल बनाएंगे, ठीक है ना। कहां पर बनाएंगे, तो साउथहैम्पटन में बनाएंगे, ओके। देखिए बेसिकली ये जो मेमोरियल होने वाला है वो उन सारे सोल्जर्स को डेडिकेटेड होने वाला है जिन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडियंस थे, ठीक है। ये मेमोरियल किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ल्यूक पेरी के द्वारा ये मेमोरियल बनाया जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो हरदीप सिंह मलिक के बारे में। इनका जन्म जो है वो एक सिख फैमिली में हुआ था। कब हुआ था, 23 नवंबर 1894 को इनका जन्म हुआ था, रावलपिंडी वेस्ट पंजाब में, ठीक है। उसके बाद इनके करियर की अगर हम बात करें तो ये अपने इनिशियल स्टेजेस में जब ये यंग थे, काफ़ी ज़्यादा 14 ईयर्स के ही थे, तब ये
यूके चले गए, वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया, ठीक है। 2014 से माफ़ कीजिएगा 1914 से लेकर 1918 तक ये क्या रहे, रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के मेंबर बन गए, ओके। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उस टाइम पर इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्रिकेट वगैरह में भी रिप्रेजेंट किया और इंडिया के एम्बेसडर रहे ये टू फ्रांस, ठीक है ना। सिविल सर्विसेज का इनका करियर भी काफ़ी लंबा रहा। इनकी डेथ कब हो जाती है, तो इनकी डेथ होती है 31 अक्टूबर 1985 को। सो गाइज, ये था हमारा आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। कहीं पर भी अगर कोई छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हाँ, एक और बात, रुक जाइए, 2 मिनट वेट कीजिए। अगर किसी को इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो क्या करे, वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।